वाला मैं लगता। भाई कौन है क्या? ठीक है। राम राम भाई सारा ने। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम शानदार होंगे। और जैसे ही आप स्टूडियो में कदम रखा और आपकी क्लास को स्टार्ट करने वाला था, तभी फोन में एक मैसेज पॉपअप हो गया, ग्रामीण बैंक क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो गया। ठीक है, तो क्लास को करेंगे, उसके बाद रिजल्ट बताएंगे बच्चों को। भाई मीनू, मधु, ब्रिंजाल जी, राकेश, कपिल, तमन्ना, मोहित, सभी का स्वागत है जी। राधे राधे सभी साथियों को। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल कल की क्लास का सबसे आखिरी सवाल है, यानी होमवर्क वाला सवाल है। तो पहले होमवर्क वाला क्वेश्चन कराता हूं। इस वाले क्वेश्चन को समझिए। ये सवाल कराने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भाई आप लोग इक्वेशंस बनाना सीखें। ठीक है, जरा देखें क्वेश्चन को, जरा गौर फरमाएं नाजरीन। पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 35 साल ज्यादा है। तो इक्वेशन बनाओ। क्या करना है? इक्वेशन बनाना है। पी की अरे बुलाना ने भाई को। डिस्टर्ब रहेगा, कर देना। हाँ ठीक है, चलो। पी की वर्तमान आयु का 4 गुना, यानी पी की वर्तमान आयु पी है, और पी का 4 गुना कितना होगा? 4p। पी की वर्तमान आयु का 4 गुना मतलब 4 की गुणा पी में करके लिखना है 4p। क्यू की वर्तमान आयु से 35 साल ज्यादा है, मतलब पी की आयु के 4 गुने में से अगर मैं क्यू की आयु को घटा दूं तो 35 साल आता है, यह कहना चाहता है। आगे कहता है 8 साल बाद। 8 साल बाद मतलब जो पी की आयु है उसमें 8 साल जोड़ दो, और जो क्यू की आयु है उसमें 8 साल जोड़ दो। 8 साल बाद यानी पी और क्यू दोनों की आयु में 8 साल जोड़ दो। क्यू की आयु का 2 गुना मतलब 8 साल बाद जो क्यू की आयु होगी, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो ये पी की आयु के 6 गुने से 40 साल कम होगा। यानी 8 साल बाद जो पी की आयु होगी इसके 6 गुने से 40 कम होगा। मतलब 8 साल बाद पी की आयु के 6 गुने में से अगर 8 साल बाद क्यू की आयु के 2 गुने को माइनस कर दूं तो ये 40 साल होगा। ठीक है जी। अब कह रहा है क्यू की वर्तमान आयु बताओ। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इन्हें सॉल्व करके क्यू की आयु निकालनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 है और ये 2 है, ये 40 है। अगर मैं इस दूसरी वाली इक्वेशन में से कहते हैं इक्वेशन 2, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 से भाग लगा दूं तो ये जो 6 ये 3 हो जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, और 2 का भाग जब 40 में लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो। 3p प्लस 8 माइनस क्यू माइनस 8 बराबर 20। ये 8 से 8 कट गया। 3p माइनस क्यू बराबर आ जाएगा 20। राइट। और ऊपर वो क्या कह रहा है? ऊपर कह रहा है कि 4p माइनस क्यू बराबर 35 है। तो ये क्वेश्चन 2 आ गई, 3 आ गई।
और ये कह रहा है ऊपर कि 4p माइनस क्यू बराबर 35 है। ठीक है जी, जरा गौर फरमाए बेटा। अच्छा, यहां एक चीज देखना बेटा, ठीक है, जैसे 3 की गुणा अंदर की तो 3p हो गया, 3 की गुणा 8 में करेंगे तो 24 आएगा ना, 24 बनेगा यहाँ। 3 की गुणा 8 में करेंगे तो 24 माइनस क्यू माइनस 8 इज इक्वल टू 20। ये हो गया 3p माइनस क्यू, 24 में से 8 घटाएंगे तो प्लस का 16 माइनस बराबर 20, तो 3p माइनस क्यू बराबर हो जाएगा 4। 3p माइनस क्यू बराबर 4 हो जाएगा। ये बनेगी इक्वेशन थर्ड और ये बनी है इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट और सेकंड को यूज करके निकाल लो। तो 4p माइनस क्यू बराबर 35 है और 3p माइनस क्यू बराबर 4 है। अगर मैं चिन्हों को पलट दूं तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 4p में से 3p घटाएंगे p, 35 में से 4 घटाएंगे 31। अगर p का मान 31 है तो q का मान निकालने के लिए इस p के मान 31 को इसमें रख दीजिए, 4q माइनस 35। तो 4 की जगह 4, p की जगह आ जाएगा 31 माइनस q बराबर 35। तो q बराबर हो जाएगा 31 चौके 124 माइनस 35, तो 89। 89 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, कितना हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। एक बार मैं री एक्सप्लेन कर देता हूं पूरे क्वेश्चन को, एक बार री एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ये कह रहा है कि पी की वर्तमान आयु का 4 गुना, मतलब पी की जो भी आयु है उसका 4 गुना करना है, यानी 4p लिखना है। क्यू की वर्तमान आयु से 35 अधिक है, तो पी की वर्तमान आयु के 4 गुने में से अगर मैं क्यू को माइनस करूंगा तो 35 साल आएगा। ये इक्वेशन बन हो गई। आगे कहता है 8 साल बाद, यानी पी की उम्र में 8 साल जोड़ दो और क्यू की उम्र में 8 साल जोड़ दो। 8 साल बाद तो पी और क्यू दोनों की उम्र में 8-8 साल जोड़ दो। 8 साल बाद क्यू की आयु का 2 गुना, यानी आज क्यू साल का है तो 8 साल बाद क्यू प्लस 8 साल का होगा, इस एज का 2 गुना। और पी की आयु का 6 गुना, यानी आज पी साल का है तो 8 साल बाद पी प्लस 8 साल का होगा, पी प्लस 8 का 6 गुना। इन दोनों का अंतर 40 साल है। ठीक है, तो हमने 2 से भाग लगाया तो 6 की जगह 3 हो गया, 3p प्लस 8 और ये हो गया क्यू प्लस 8, 2 कट गया, 40 की जगह 20। 3 की गुणा अंदर की, 3p प्लस 24 माइनस क्यू माइनस 8 20, यहां से 3p माइनस क्यू 4 आ गया। पहली और दूसरी इक्वेशन को लगा के p निकाल के p का मान रख के q निकाल लिया। ठीक है जी, तो 89 इज द राइट आंसर। अगर क्लियर हो गया तो भाई थंब अप कर दो, आगे बढ़ जाएं। सर इक्वेशन को 2 से डिवाइड क्यों किया, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, सिर्फ इसलिए किया। भाई एक बात बताओ यार, तुम 6 की गुणा अंदर करते 6p प्लस 48 करते, इसे लिखते 6p 48, 2q माइनस 16 ऐसे लिखते तो वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती ना। ऐसे इजी करने के लिए यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 40 है, तीनों 2 से कट जाते, 2 से भाग लगा दिया। तीनों 2 से कट जाते हैं, 2 से भाग लगा दिया। ठीक है जी, अब बताओ यार तुम लोग फिर एक बच्चा कल था राहुल नाम का, वो कमेंट कर रहा था सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, 7 ही क्वेश्चन पढ़ाए हैं, 50 मिनट की क्लास है, 1 घंटा पढ़ाई करो। भाई क्लास 50 मिनट की ही होती है आरडब्ल्यूए में, आरडब्ल्यूए में नहीं, दुनिया में हर जगह ऑनलाइन क्लास 50 मिनट की ही होती है। रीजन क्या है, क्योंकि ठीक स्टूडियो वाइज क्लास चलती है। अब मैं अगर तुम्हारी क्लास पढ़ाऊं पूरा 2 बजे तक, तो 2 बजे जिसकी क्लास है उसकी क्लास लेट नहीं हो जाएगी। तो ये नियम है कि क्लास 50 मिनट की होगी, उसमें भी मैं लंबी रखता हूँ क्लास। और तुम लोग अगर ऐसे पढ़ाई करोगे कि सर टाइम देख के पढ़ाई करोगे, तो फिर मैं 1 घंटा कहोगे तो मैं 1 घंटा ही पढ़ाऊंगा, फिर कंटेंट कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो मैंने आपसे कह दिया है कि आप ना तो मेरी क्लास में क्वेश्चन देखो और ना ही टाइम देखो। ठीक है, आप इसलिए मत पढ़ो क्योंकि आपने फीस दी है मेरे भाई, आप इसलिए पढ़ो क्योंकि सिलेक्शन लेना है। अगर आप इसलिए पढ़ोगे क्योंकि आपने फीस दी है, तो फिर मैं इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे सैलरी मिल रही है। मैं एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करना चाहता, एज अ ऑनर कि ये बैच मेरा है, मैं इस बैच का मालिक हूं,
इस बैच में मैथमेटिक्स की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। जब आप एज ए एम्प्लॉय काम करते हो ना, तो वहां अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीजें खत्म हो जाती है। वहां सिर्फ आप अपना काम करते हो, और काम मैं 20 क्लास 30 क्लास में भी उतना ही काम है जितना 60 क्लास में काम है। तो मैं उस तरीके से नहीं कर रहा, इस बैच को आत्मीयता से करना चाह रहा हूं। आप अपनेपन के भाव से पढ़ें। प्रोफेशनलिज्म मुझे प्लीज ना दिखाएं, मैं बहुत प्रोफेशनल हूं और हाईली प्रोफेशनल हूं, लेकिन स्टूडेंट के लिए नहीं हूं। ठीक है, स्टूडेंट के लिए नहीं हूं, क्योंकि स्टूडेंट से हमारी घर की रोजी रोटी चलती है, तो वो हमारे लिए हमारी जिंदगी का सवाल है, उनसे उनका सम्मान करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा बताता हूं, पी की वर्तमान आयु का 4 गुना 4p, और क्यू की आयु से 35 साल अधिक है। तो पी की जो भी आयु है ना, उसके 4 गुने में से अगर क्यू की आयु को माइनस करूंगा तो 35 साल आएगा। फिर वो कह रहा है 8 साल बाद, यानी पी की उम्र में 8 साल जोड़ दो और क्यू की उम्र में 8 साल जोड़ दो। 8 साल बाद तो दोनों की उम्र में 8-8 साल जुड़ गए ना। जैसे जैसे कह रहा है वैसे करो। क्यू की आयु का 2 गुना, क्यू प्लस 8 का 2 गुना, पी की आयु का 6 गुना, पी प्लस 8 का 6 गुना, इन दोनों का अंतर 40 साल है। क्या कह रहा है? क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 6 गुने से 40 साल कम है, यानी कि ये इससे 40 साल कम है। तो इसमें से इसे घटाऊंगा तो 40 आ जाएगा ना। 2 से भाग लगा दिया तो ये बन गया, सॉल्व कर दिया, सिंपल। ठीक है, एक ये देखो, ये थोड़े दोनों क्वेश्चन थोड़े से हैं ये मॉडरेट, फिर उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आपके मॉडरेट नहीं है। फिर बीच अभी शुरुआत में थोड़ी सी क्लास कठिन लगेगी आपको, फिर आपको इजी लगेंगे क्वेश्चन। ये वाला करना, देखो ये उससे थोड़ा सा और आगे का क्वेश्चन है। पिता और बेटे की एज का योग बेटे की एज के 4 गुने से 18 साल ज्यादा है। 5 साल बाद पिता की आयु का 4 गुना बेटे की आयु के 14 गुने से 8 साल कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्हें कुछ नहीं आता, जो मैथमेटिक्स में बिल्कुल जीरो हैं। ठीक है, आप एक बात देखो, बेटा यही तरीका है इस क्वेश्चन का, कोई और तरीका इसका बन ही नहीं सकता। ये एक क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पर्पज ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप किसी और तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, यही इसका तरीका, एक क्वेश्चन के थ्रू ही तो करोगे, एक क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन वाले एज में जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आने के चांसेस कम हैं, पर आ सकते हैं। 1% भी चांस है तो भी मैं करा रहा हूं भाई। बहुत सफाई देनी पड़ती है तुम्हारे बैच में, लिटरली। एक लिख रहा है कि सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ गया मुझे क्या करना है। ठीक है, बढ़ो आगे। पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, फादर प्लस सन। ठीक है, पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग। तो पिताजी की उम्र मान लो f, बेटे की उम्र मान लो s। ठीक है, फादर की उम्र मान लो f और बेटे की उम्र मान लो s। तो इन दोनों की आयु का योग क्या हो गया? f प्लस s। आगे कह रहा है पुत्र की आयु के 4 गुने से 18 साल कम है। ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ये बराबर है बेटे की आयु का 4 गुना। मैं आपको फिर बता दूं, इन क्वेश्चंस के आपके पेपर में आने के चांसेस 5% हैं केवल। ठीक है, 5% चांस है, पर 5% है, मैं इसलिए भी करा रहा हूं। ये इस तरह के क्वेश्चन कांस्टेबल लेवल पे बहुत कम पूछता है, पर पूछ सकता है। ठीक है, तो आप परेशान मत हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। पुत्र की आयु का 4 गुना, तो मतलब बेटे की जो भी आयु है उसमें 4 से गुणा कर दो, और उसमें बेटे की जो भी आयु है उसमें 4 से गुणा कर दो। राइट, पिता और उसके पुत्र की आयु का योग, यानी फादर साहब की एज में बेटे की एज को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है? बेटे की आयु के 4 गुने से 18 साल अधिक है। तो अगर मैं बेटे की आयु के 4 गुने में 18 साल जोड़ दूंगा तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? अरे कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई। पिता और बेटे की आयु का योग यानी फादर प्लस सन, बेटे की आयु के 4 गुने से, जो भी बेटे की आयु है उसका अगर मैं 4 गुना कर दूं और उसमें 18 साल जोड़ दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाप और बेटे की एज का सम बेटे की आयु के 4 गुने से 18 साल ज्यादा है। तो जब तक मैं इसमें बेटे की उम्र के 4 गुने में जब तक 18 नहीं जोड़ूंगा तब तक ये बराबर नहीं होगा। अब कह रहा है 5 साल बाद पिता की आयु का 4 गुना। तो आज फादर f साल के हैं, तो 5 साल बाद f प्लस 5 साल के होंगे। ठीक है, तो फादर की एज का 4 गुना बेटे की एज के 14 गुने से 8 साल कम होगा। जो भी बेटे की एज है अगर मैं इसमें 14 से गुणा कर दूं, बेटे की एज के 14 गुने से 8 साल कम होगा। ठीक है,
तो इसमें से अगर मैं 8 को माइनस कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। ये दो इक्वेशन बन गई। अब वो पूछ रहा है पिता और पुत्र की आयु का अंतर बता दो। अब सिंपल आपको बेटा इसमें करनी है कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन आप लगाओ और बताओ क्या आंसर होगा इसका। ठीक है। अच्छा, 5 साल बाद पिता की आयु में अगर 5 साल जोड़ रहे हो तो बेटे की आयु में भी जोड़नी पड़ेगी 5 साल। तो ठीक है, 8 साल कम होगा, ये बनेगा। इक्वेशन को बनाया करो। इक्वेशंस को बनाया करो मेरे प्यारे भाई, बनाया करो। अरे जिसे पढ़ने वाला भाई है उसको सही लग रहा है, पढ़ाई के लिए भी अगर दो बात मोटिवेट की कर दो, कुछ ऐसे सनकी टाइप के होते हैं उन्हें वो बात भी खराब लगती है, मुझे गुस्सा आती है, गुस्सा। मतलब आप पढ़ा रहे हो राइट, अगर पढ़ाने के मैं अपने घर परिवार की बात कर रहा हूं तो समझ में आता है कि टाइम वेस्ट कर दिया। भाई मैं पढ़ाई की भी बात ना करूं क्लास में, अरे तेरे हिसाब से थोड़ी चलूंगा यार, मैं पूरी क्लास को देख के चलूंगा कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं फास्ट पढ़ा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसके बाद के क्वेश्चन तो भागते चले जाएंगे, एक पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। भाई तुम टीचर को क्यों सिखाते हो कि कैसे काम करना है? मेरा यही काम है। सोचो तुम बस में ट्रेवल कर रहे हो पानीपत से और कहीं जा रहे हो चंडीगढ़, और तुम बस वाले के कान में बार बार जाके बोलो कि अब जो है तेज कर देना स्पीड, अब स्लो कर दो, भाई चौथा गियर डाल दे भाई। अरे भाई वो ड्राइवर है, उसका दिन रात का यही काम है, प्रोफेशनल है वो। तो मेरा कहना है शांति से पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। मुझे गुस्सा आती नहीं है, लेकिन मैं मूर्खता जब देखता हूं तब मुझे गुस्सा आती है। अरे पहले पढ़ तो लो यार, पहले टॉपिक तो पूरा हो जाने दो, वर्कशीट दे दूंगा उसे सॉल्व करना, फिर बताना टॉपिक कितना आया नहीं आया। अभी पेशेंस रखा करो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बना ली, इसमें समय लगेगा, इस क्वेश्चन में, आगे के क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा, भागते चले जाएंगे क्वेश्चन, तो वो बैलेंस होके चलते हैं। ज्ञान देंगे बेवजह का। पिता और बेटे की आयु का योग, यानी फादर की और सन की जो एज है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये किसके बराबर है? बेटे की आयु के 4 गुने से 18 साल ज्यादा है। मतलब फादर प्लस सन की जो एज है ना, वो बेटे के आयु के 4 गुने से 18 साल ज्यादा है। अगर मैं यहां के प्लस 18 से हटा दूंगी, इसे हटा दूं, तो बेटे के आयु का जो 4 गुना है उससे 18 साल ज्यादा ये है। यानी ये बेटे की आयु का 4 गुना, इससे एफ प्लस एस से 18 साल कम है। ये कम है ना, कितना? 18 साल। अगर मैं इसमें 18 जोड़ दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना, हो गए बराबर, बस बन गई इक्वेशन। 5 साल बाद तो फादर की एज में 5 साल जुड़ेंगे और बेटे की उम्र में भी 5 साल जुड़ेंगे। अब 5 साल बाद बेटे की पिताजी की एज का 4 गुना 5 साल बाद, जो आज फादर साहब एफ साल के हैं, 5 साल बाद एफ प्लस 5, एफ प्लस 5 का जो 4 गुना है, एफ प्लस 5 का जो 4 गुना है ये 5 साल बाद बेटे की उम्र के 14 गुने से, बेटे की उम्र के 14 गुने से 8 साल कम होगा, ठीक है। 5 साल बाद पिता की आयु का 4 गुना बेटे की आयु के 14 गुने से 8 साल कम होगा। तो बेटे की आयु जो 5 साल बाद होगी, अगर उसके 14 गुने में से 8 साल कम कर दूं तो 5 साल बाद पिता की आयु का 4 गुना बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, 4 की गुणा अंदर ले जाओगे तो 4f प्लस 20, ये हो जाएगा 14s प्लस 70 माइनस 8, ठीक है जी। आपसे पूछ रहा है पिता और पुत्र की आयु का अंतर f माइनस एस पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4f माइनस 14s, 70 में से 8 को घटाएंगे तो 62, और 62 में से भी 20 घटाएंगे तो 42, 52, 62, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42। और यहां अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये f तो है ही, ये 4s जब इधर आएगा तो माइनस का 4s, s में से माइनस का 4s करेंगे माइनस का 3s, बराबर हो जाएगा बेटा 18, ठीक है। अगर मैं इसका 4 गुना कर दूं ये हो जाएगा 4f माइनस 12s बराबर 72। ये वाली इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इस इक्वेशन 1 को नीचे डाल दो, 4f माइनस 14s बराबर 42। इनको सॉल्व कर लो, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, प्लस को माइनस, चिन्हों को पलट दो, ये खत्म हो जाएगा। 14s में से 12s गया 2s, 72 और 42 का अंतर कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। तो s की वैल्यू आ जाएगी यहां से 15। ये कितना हो जाएगा बेटा? 14s में से 42, 14s में से 12s घटाएंगे तो 2s आएगा।
और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30, तो यहां से s की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 15। अगर s की वैल्यू 15 आ गई तो इस s की वैल्यू जो 15 है इसको इसमें रख दो, 15 चौके 60, 60 और 18 78। ठीक है, 78, और 78 में से अगर तुम 15 माइनस करोगे तो फादर की एज निकल कर आ जाएगी 63, दोनों का अंतर है 48। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 48। देखो ये सब तो कैलकुलेशन है, असली खेल जो इन क्वेश्चंस को कराने का है वो मेरा बस ये है कि मैं आपको ये इक्वेशन बनाना बताऊं कि भाई कैसे इन भाषाओं को पढ़ के कैसे आप इक्वेशन बनाओगे, बस ये बताने का पर्पज है। ये तो फिर कैलकुलेशन है, ये तो कर लो, इसको कोई डील नहीं है बहुत बड़ी। ठीक है, समझ रहा हूं मैं। ठीक है, पीयूष राठी कह रहे हैं जी मैथ मेरा 0 लेवल पर है, समझ नहीं आता ऐसे। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, इसको लास्ट में एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, अभी बार बार इसे रिपीट नहीं कर रहा। अभी मैं बढ़ता हूं आगे और जो आज का टॉपिक है पहले उस पर बात कर लेता हूं। ठीक है, जो आज का टॉपिक है ना उस पर बात कर लेते हैं पहले। देखो ये जो टाइप है इसको कहेंगे आप मिक्सर। क्या कहेंगे इसको? मिक्सर। मिक्सर्स को हिंदी में कहा जाता है मिश्रण। मिक्सर्स को हिंदी में कहा जाएगा मिश्रण। मिश्रण में क्या होता है? जब दो तरह के आइटम, जैसे कि कोई व्यक्ति है संतोष, कोई व्यक्ति है जिसका नाम है संतोष, अगर वो 40 रुपए की दाल खरीदता है, एक टाइप की दाल खरीदता है, मतलब 100 किलो की दाल खरीदता है 40 रुपए किलो वाली, और एक 100 किलो की दूसरी दाल का एक बैग खरीदता है 50 रुपए किलो वाली। मतलब एक तो 40 रुपए किलो वाली 100 किलो दाल खरीदता है और 50 रुपए किलो वाली 100 किलो दाल खरीदता है, और वो चाहता है कि वह इन दोनों दालों को मिलाकर, दोनों दालों को मिलाकर एक 200 किलो का बैग तैयार करे, और फिर जब वो उस 200 किलो का बैग से दाल को बेचे तो उसको दाल की जो कीमत है बेचते टाइम वो 45 रुपए पर केजी मिल जाए। कितनी मिल जाए? 45 रुपए पर केजी मिल जाए। तो मतलब एक प्रकार की दाल है जो 40 रुपए किलो है, दूसरे प्रकार की दाल है जो 50 रुपए किलो है, और इन दोनों तरह की दालों को वो मिलाकर इस तरह बेचना चाहता है कि दाल की कीमत उस व्यक्ति को 45 रुपए किलो पड़ जाए। तो अगर वो 50 में बेचे या 60 में बेचे तो उसको 45 के हिसाब से फायदा हो। ठीक है, तो वो क्या करेगा? तो उस स्थिति में मिक्सर के अंदर एक कॉन्सेप्ट वर्क करती है, उसे कहते हैं एलिगेशन मेथड, और ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट होती है। और ये गोल्डन कॉन्सेप्ट में से कहता हूं, रीजन क्योंकि ये आपको इंट्रोड्यूस तो मैं इसे मिक्सर चैप्टर में करा रहा हूं, पर ये कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इसके अलावा आप चले जाएं तो आपको मेंसुरेशन में आपको ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूटिलाइजेशन होता है, नंबर सिस्टम में इसका यूटिलाइजेशन होता है, एवरेज चैप्टर में इसके क्वेश्चन दिखते हैं। तो ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, जैसे जोड़ होता है ना 2 + 3 5, तो ये आपको पूरे गणित में हर जगह यूज होता हुआ दिखता है। ऐसी इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, जब दो या दो से अधिक चीजों को मिलाकर एक तीसरी चीज बना रहे होते हैं और किस हिसाब से उन्हें मिलाया जाए, तो उस हिसाब को बनाने का जो तरीका है वो एलिगेशन है। जैसे 40 रुपए किलो वाली और 50 किलो रुपए वाली दाल को मिलाकर अगर आप 45 रुपए किलो वाली दाल का एक बोरा बनाना चाहते हैं, बैग बनाना चाहते हैं, तो जो एक प्रकार की दाल है उसे लिखो, जो दूसरे प्रकार की दाल है उसे लिखो, और बीच में जो चाहते हो उसे बीच में डाल दो, अंतर निकाल दो। 50 और 45 5, 40 और 45 5, तो 1/1 के रेशियो में मिला दो। अब इसको मैं सवालों के थ्रू कराऊंगा तो मुझे लगता है और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, 165 रुपए किलो वाली और 285 रुपए किलो वाले चावल की दो किस्मों को किस रेशो में मिलाना चाहिए? भाई एक प्रकार का चावल है जो 165 रुपए किलो वाला है, एक दूसरे प्रकार का चावल है तो 285 रुपए किलो वाला है, और व्यक्ति 165 रुपए किलो वाला चावल खरीदता है, 285 रुपए किलो वाला चावल खरीदता है,
और दोनों तरह के चावल को मिलाकर, ये 165 रुपए किलो वाला चावल, एक 285 रुपए किलो वाला चावल, और दोनों प्रकार के चावलों को एक बड़े से बैग में डालता है, एक बहुत बड़े बैग में डालता है दोनों प्रकार के चावलों को, यहां डाल दिया उसने बड़े से बैग में। तो अब सवाल यह है कि इस बड़े से बैग में अगर इसने दोनों बैग से टोटल चावल डाल दिए, टोटल नंबर ऑफ राइस डाल दिया यहां पर, तो इस बैग की कीमत पर राइस कितने रुपए केजी पड़ी, यानी इस बैग में जो चावल है वो दुकानदार को कितने रुपए केजी पड़ा। ठीक है, तो एक व्यक्ति है 165 रुपए किलो वाले चावल में 285 रुपए किलो वाले चावल मिलाता है और वह चाहता है कि वह चावल की कीमत उसे 195 रुपए पर केजी पड़ जाए। तो जो पड़ जाए, जो कीमत वो चाहता है, उसे बीच में लिख दो, और जिन दो चीजों को मिलाता है उन्हें लेफ्ट और राइट में लिख दो, अंतर निकाल दो। ठीक है जी, यहां पर अंतर आएगा 90 का और यहां पर अंतर आएगा इसका 30 का। और आप जानते हो जब दो संख्या अनुपात में होती हैं तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों को काटा जा सके, 30 से 90 3 बार, 30 से 30 एक बार, तो 3 और 1 का अनुपात बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये बेटा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह अप्लाई होता है। नवीन भाई कह रहे हैं सर मजा नहीं आ रहा, कुछ न्यू करवाओ। मेरे प्यारे भाई तुमको मैं क्या बोलूं, मैं लास्ट कमेंट पढ़ रहा हूं, मैं इस तरह के कमेंट अब दोबारा पढ़ूंगा भी नहीं यार। ये बैच टारगेट बैच है भाई, ये कोई फाउंडेशन या कोई ऐसा बैच नहीं है कि मैं कुछ मजा देने के लिए पढ़ा रहा हूं। ये टारगेट बैच है हरियाणा पुलिस को लेकर। ठीक है, अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट आती है तो तुम्हें ये बैच नहीं लेना चाहिए था, तुम्हारी गलती है। मतलब तुम्हें मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैं जो है, अगर तेरे को मजा चाहिए ना, आज शाम को 7 बजे बैंकिंग चैनल पे आ जाइयो, वहां पर मैं मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो तेरे को वहां मजा आ जाएगा, अर्थमेटिक ही पढ़ाऊंगा वहां पर। ठीक है, पता चल जाएगा मैथ का, अर्थमेटिक का असली रूप क्या होता है। ये कुछ भी नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हालांकि वो भी क्लर्क का मेंस है, ग्रामीण बैंक का। और मजा चाहिए तो एसबीआई पीओ मेंस की क्लास में आ जाना। तो 5 स्लाइड में तो क्वेश्चन ही होता है इसमें, ऐसा नहीं कि एक स्लाइड में क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहां भाई मैं अपनी नॉलेज दिखाऊं क्या, मेरी नॉलेज देखनी है तो मैं बुला रहा हूं आज शाम को 7 बजे, यूट्यूब पर क्लास होगी, आ जाना, देख लेना नॉलेज। अगर तुम कर लेना क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा, चैलेंज नहीं दे रहा, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तो प्रैक्टिस कर लेना है। या एसबीआई पीओ के और आईबीपीएस पीओ के क्वेश्चन कराने लग जाऊं कि भाई को मजा नहीं आ रहा तो चला मजा दे दूं, वो आएंगे ही नहीं पेपर में, क्या मतलब है उसका। भाई ये बैच टारगेट है हरियाणा, मेरा सिर दर्द कर दिया यार, हरियाणा पुलिस का बैच है तो मैं हरियाणा पुलिस के लिए ही तो पढ़ाऊंगा। और इस बैच में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, उनके कमेंट देख रहा हूं मैं लाइन लगा के, सर 2 + 3 5 कैसे हो गया। इतने बेसिक वाले बच्चे हैं, उनको क्या करूं फिर मैं, इग्नोर कर दूं उन सबको। 80% है वो, 80% है वो। इक्वेशन के 4s कैसे कर दिया सर, अरे वो बेटे की आयु का 4 गुना है तो 4s कैसे कर दिया, हमें कैसे पता चलेगा, गुणा ही करनी थी। वो सोच रहा है s/5 करनी है। तो भाई मेरी भी तो मजबूरी समझो आप, रिवीजन कर नहीं रहे, प्रैक्टिस कर नहीं रहे, और ये उम्मीद कर रहे हो कि टीचर दिमाग में चीजें छाप दे। बेसिक से पढ़ाओ तो दिक्कत, थोड़ा सा लेवल अप कर दो तो दिक्कत। तो भाई साहब मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे ऊपर चीजें छोड़ दो ना यार, मेरा काम है ये, हद कर दी यार। 2-4 है ऐसे, अरे भाई बहुत सारे बच्चे का नहीं है चीजें क्लियर, बेसिक भी क्लियर नहीं है, कराने तो दो मुझे। तो ये थोड़ी ऐसी क्वेश्चन कराऊंगा, धीरे धीरे लेवल बदल दूंगा, अभी बेसिक करा रहा हूं, फिर धीरे से यहां क्वेश्चन में चेंज कर दिया, बेचने वाले सवाल करा दूंगा। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन डालें क्रमबद्ध तरीके से। यार यही दिक्कत होती है, जो होता है अधजल गगरी छलकत जाए, जो अच्छा जिसको नॉलेज होगी ना वो बोलेगा ही नहीं फालतू कभी भी। आधी अधूरी नॉलेज वालों में बहुत वो होती है कि मास्टर को बताएंगे कैसे करना। ये 8 रुपए 30 पैसे वाले जो चावल हैं, उन्हें 5 रुपए 30 पैसे वाले चावल के साथ मिलाया जाता है, और इस चावल को बेचने पर दुकानदार को यह चावल 6 रुपया 30 पैसे का पड़ता है। तो बेटा 2 प्रकार के चावल जिन्हें मिलाया जा रहा है, 8 रुपए 30 पैसे और 5 रुपए 30 पैसे, उन दोनों को एक तरफ लिख लो और जो कीमत आप चाह रहे हो उसे बीच में लिख दो।
इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो 1 और यहां डिफरेंस आ जाएगा 2, 1 और 2, यही इसका आंसर है। अगर आप 8 रुपए 30 किलो वाले 1 किलो चावल में 5 रुपए 30 किलो वाले 2 किलो चावल मिलाते हो तो जो 3 किलो का जो बैग बनेगा ना, बैग जिसे कहते हैं बोरा हिंदी में, तो वो जो बैग बनेगा 3 किलो चावल का, उस बैग में जो चावल होगा उसकी कीमत आपको दुकानदार को बेचते समय 6 रुपया 30 पैसे पड़ेगी। ये मतलब है इसका। अभी ऐसे 3-4 क्वेश्चन और करो, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बदलूंगा, ठीक है, धीरे धीरे। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। मतलब थोड़ी सी नॉलेज गेन हो गई तो अब जो है चीजों को हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे। मतलब कई बार बच्चे पता क्या सोचते हैं कि सर ये क्वेश्चन करा है, सर को तो यही आता है। हद हो गई। अब मैं कुछ बोलूंगा तो सर अपनी तारीफ खुद करते हैं। भाई मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं तुम्हें, जो ज्यादा होशियार है ना वो आ जाओ मेरी क्लास में। तुम ऐसे इंसान से बहस कर रहे हो यार, जो बंदा एसबीआई पीओ मेंस पढ़ाता है यार, आधे घंटे में तैयार करके क्लास को, तुम ऐसे इंसान से बहस कर रहे हो। ठीक है मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो फिर मियां मिट्ठू बनता है, मुझे पसंद नहीं है। वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें 120 रुपए पर केजी वाले चावल को 155 रुपए पर केजी वाले चावल के साथ मिलाकर 135 रुपए में बेचने पर मिक्सर, मतलब 120 वाले चावल में 155 रुपए किलो वाले चावल को मिलाकर, ठीक है, 135 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त होता है। तो 120 में कितने का मिलाया चावल, 155, मतलब 120 रुपए किलो वाले चावल में 155 रुपए का चावल मिलाया, तो इससे चावल की कीमत कितनी पड़ गई, 135 पड़ गई। दोनों का अंतर निकालेंगे 20, यहां दोनों का अंतर निकालेंगे 15। 5 से 20 4 बार, 5 से 15 3 बार, 4 और 3 का रेशियो आ गया। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर धीरे से क्वेश्चन का लेवल बदलेंगे, धीरे धीरे बदलेंगे। ठीक है, चलो अब कोई फालतू की बात नहीं, और मैं अब ये कमेंट ही नहीं पढ़ूंगा, आज लास्ट मैंने पढ़ा है। इस तरह के मूर्खता से भरे हुए कमेंट नहीं। तुम्हारी अगर मैं सुनने लग गया ना सबकी, तो हो गया काम। हर आदमी अपने हिसाब से बात करता है। कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है, उसे पुलिस का एग्जाम देना है, बैच ले लिया, अब सर सीजीएल वाले सवाल कराओ। अरे यार क्यों कराऊं मैं सीजीएल वाले सवाल, बैच है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, पढ़ाऊं मैं सीजीएल, बेवकूफ हूं क्या मैं। एक व्यापारी 18 रुपए पर केजी और 27 रुपए पर केजी दो प्रकार के चावलों को या जो भी आइटम है उसको किस रेशो में मिलाए ताकि मिक्सर की कीमत 25 रुपए पड़ जाए। तो जिन दो चीजों को मिलाया जाता है उनको एक साथ लिख लो, और जो कीमत पड़ जाए उसको बीच में लिख लो। ये हो गया 2, ये हो गया 7, 2 और 7 का रेशो बनेगा। सी इज द राइट आंसर। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक केमिस्ट्री लेबोरेटरी में कुछ एसिड की दो किस्में होती हैं। जो किस्म ए का है वो 80 रुपए लीटर, जबकि जो बी है वो 100 रुपए लीटर है। वैज्ञानिक ए और बी दोनों किस्म को किस रेशो में मिलाए ताकि मिक्सर की कीमत 92 रुपए हो जाए। मतलब एक प्रकार की किस्म है 80, दूसरे प्रकार की किस्म है 100, और इन दोनों किस्मों को मिलाकर, इन दोनों किस्मों को वो इस तरह मिलाना चाहता है कि 80 और 100 रुपए वाली जो कीमत है ना, एक जगह मिलकर वो 92 रुपए की हो जाए। जो जब दो चीजों को मिलाकर हम एक तीसरी चीज बनाते हैं और उसकी कोई कीमत चाहते हैं तो उसे बीच में रखते हैं। 100 और 92 8, 80 और 92 12, 4 से 8 2 बार, 4 से 12 3 बार, 2 और 3 का अनुपात बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका। ठीक है, तो ये एक पैटर्न के क्वेश्चन थे, आप कह सकते हो ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे। अब साथियों इसी में थोड़ा सा चेंज होता है, मतलब इन्हीं क्वेश्चंस में एक स्टेप अगर मैं आगे बढ़ जाऊं इन्हीं क्वेश्चंस में, तो फिर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई 3 रुपए 80 पैसे वाली कितने किलोग्राम चीनी को 4 रुपए 60 पैसे किलोग्राम वाली 60 किलो चीनी में मिलाया जाता है ताकि मिक्सर को 5 रुपए की दर से बेचने पर 50-25% का फायदा हो। तो आप क्या कर रहे हो, जो जैसा क्वेश्चन कहता जाए, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, पुलिस के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपया 80 पैसे वाले कितने किलोग्राम चीनी को, मतलब एक प्रकार की चीनी है जो 3 रुपए 80 पैसे की है, एक प्रकार की चीनी है जो 3 रुपए 80 पैसे की है, और एक दूसरे प्रकार की चीनी है बेटा, दूसरे प्रकार की जो 4 रुपया 60 पैसे की है। ठीक है,
एक 3 रुपए 80 किलोग्राम वाली चीनी है, एक 4 रुपए 60 पैसे वाली चीनी है। 4 रुपए 60 पैसे वाली चीनी कितनी है? 60 किलोग्राम। 4 रुपए 60 पैसे वाली चीनी कितनी है? 60 किलोग्राम। और 3 रुपए 80 किलोग्राम वाली चीनी मान लो n किलोग्राम। तो मैं क्या कर रहा हूं, 3 रुपए 80 पैसे वाली चीनी में 4 रुपए 60 पैसे वाली चीनी को मिला रहा हूं। अभी तक जितने सवाल किए उसमें वो ये कह रहा है कि दो प्रकार के आइटम को मिलाकर जब आप तीसरे तरह का आइटम बनाते हैं तो वो तीसरे तरह का आइटम बेचने पर आपको कितने रुपए का पड़ जाए, वो पड़ जाए वाली कीमत देता है वो। ठीक है, जैसे यहां आपने देखा कि भाई मैं 80 रुपए वाली चीज में 100 रुपए वाली चीज मिलाऊं तो मैं किस हिसाब से मिलाऊं कि वो चीज मुझे 92 रुपए की पड़ जाए। बहुत साधारण बात है, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है कि 80 रुपए वाली चीज में 100 रुपए वाली चीज को किस हिसाब से मिलाऊं। यहां रेशो को मैंने हिसाब वर्ड से रिप्लेस कर दिया है। किस हिसाब से मिलाऊं कि मुझे ये चीज 92 रुपए के हिसाब से पड़ जाए। पर यहां ये नहीं कह रहा है, यहां ये क्या कह रहा है कि भाई मैं 3 रुपए 80 पैसे वाली चीज में 4 रुपए 60 पैसे वाली चीज को किस हिसाब से मिलाऊं कि जब मैं उसे बेचूं 5 रुपए के हिसाब से बेचूं तो मुझे 25% का फायदा हो जाए। कितने का फायदा हो जाए? 25% का फायदा हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई यहां एक छोटी सी बात समझना, आप छोटी सी बात यह समझना कि ये है ना 5 रुपया, ये एक्चुअली बेचने वाली कीमत है। ये कौन सी वाली कीमत है? बेचने वाली। आपने 3 रुपए 80 पैसे में कोई चीज खरीदी, 4 रुपए 60 पैसे में कोई चीज खरीदी, तो ये दोनों खरीदने वाली कीमत को मिलाएंगे। देखो ये क्रय मूल्य है, ये भी खरीदने वाली कीमत है जिसे क्रय मूल्य कहते हैं, तो यहां भी क्रय मूल्य आएगा। ये जबकि क्या है? बेचने वाली कीमत जिसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, वो कॉन्सेप्ट ये लगेगा, ठीक है, ये जो 25% होता है ना, इसका मतलब होता है बेटा 1/4। यानी 4 रुपए की अगर कोई चीज तुम खरीदते हो और 1 रुपए के फायदे पर उसे बेचते हो तो आप उसे 5 रुपए में बेचोगे। अगर 4 रुपए की चीज को 1 रुपए के लाभ पर बेचोगे तो 5 रुपए में बेचोगे। यहां वो कितने में बेच रहा है? 5 रुपए में बेच रहा है। तो अगर कोई चीज आप 5 रुपए की बेच रहे हो और 25% का मुनाफा कमा रहे हो, यानी वो चीज आपने 4 रुपए की खरीदी होगी। ये तो करने का एक बड़ा आसान सा शॉर्टकट तरीका। अगर आपको जी मुझे ये तरीका पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, तो मैं इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं। क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी। सीपी निकालने के लिए जो भी बेचने वाली कीमत होती है उसमें 100 से गुणा कर देना और जितने भी परसेंट का लाभ हो रहा है उसे 100 में जोड़ के लिख देना नीचे। 5 से 125 5 बार, 5 से 125 25 बार और 25 से 100 4 बार, तो 4 रुपया निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा 4 रुपए रखना है। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं टाइप 2 के सवालों में, कि ये जो 5 है इस 5 को यहाँ एज इट इज रख देते हैं, ये गलती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 रुपया आएगा। अब अंतर निकाल लो, 0.60 हो गया, और यहां अंतर अगर निकालोगे तो 0.20 हो गया। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 20 से कम 20, 20 से 60 3 बार। ठीक है, तो ये आ गया 3 और 1 आ गया। कितना आ गया? ये 3 और 1 आ गया। ठीक है, अब आप एक बात समझना, 3 रुपए 80 पैसे वाली चीनी कितनी है? n, और 4 रुपए 60 पैसे वाली चीनी कितनी है? 60। यानी क्वेश्चन में कह रहा है 4 रुपए 60 पैसे वाली चीनी 60 किलो है, पर हमारे हिसाब से 4 रुपए 60 पैसे वाली चीनी 1 किलो है। अनुपात के हिसाब से 1 है, वैसे 60 है, तो इस 1 का मान कितना है क्वेश्चन में? 60 है। इस 1 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 60। तो 60 में 1 से भाग लगाकर गुणा कर दो। क्या वो पूछ रहा है कि मिक्सर को 5 रुपए की दर से बेचने 25% लाभ हो तो कितनी किलोग्राम चीनी को? 3 रुपए 80 पैसे वाली कितने किलोग्राम चीनी को? यानी n किलोग्राम चीनी को। और n की रेशियो वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 से गुणा कर दो, 180 इसका आंसर आ जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है इस दुनिया के अंदर इस क्वेश्चन को करना, 180। कोई बात नहीं, अभी मैं करा दूंगा बेटा, है ना, मैं रिपीट कर दूंगा, परेशान मत हो। हर टीचर का अपना एक फ्लो होता है बेटा, ये चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आ जाएगा। मैं तो अपने हिसाब से चीजें लेकर चल रहा हूं यार। चलो कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे लगता है कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको 50% आया होगा, 50% हल्का हल्का सा धुंधला सा होगा, है ना, कोई बात नहीं।
दोबारा उसी तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है। जितना तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन नंबर 8 उतना प्रयास करो, और जहां कलम रुक जाए वहीं कलम को रोक के बैठ जाओ और ये सोचो कि हम यहां फंस गए थे, अच्छा इस स्टेप से सर ऐसे बता रहे तो हमें ऐसे सोचना था। ये जुनून पागलपन चाहिए कामयाबी के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि बैच एक बार खरीद लिया, बैच में एनरोल हो गए, अब भाई साहब खत्म कहानी, अब कोई मतलब ही नहीं। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता बेटा, मेहनत करनी पड़ती है, मुझसे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखो, एक किराने वाला 120 रुपए वाली चीज को 130 रुपए वाली चीज के, मतलब एक दो तरह की चाय है, 120 रुपए किलो वाली चाय, 130 रुपए किलो वाली चाय, दोनों को मिलाकर वे 136 रुपए 40 पैसे में बेचता है, 10% का फायदा होता है। तो वो पूछ रहा है किस हिसाब से उसको दोनों प्रकार की चाय मिलानी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी क्लास में एक भाई है हार्दिक भाई, अब हार्दिक ने सोचा कि यार हरियाणा पुलिस में तो नौकरी लगी गई, शाम को 5 बजे फ्री हो जाता हूं, तो सपने में सोचा, है ना, पुलिस में तो कभी फ्री नहीं होते, तो शाम को 5 बजे फ्री हो जाता हूं, तो क्या करता हूं, चाय की दुकान खोल लेता हूं। अब इसने देखा कि जो हमारा गांव है ना, गांव वो बड़ा एक रेट पे ही खरीदेगा चाय, तो हार्दिक ने क्या किया, 120 रुपए किलो वाली चाय खरीद के लाया हार्दिक, और उतने ही मात्रा का 130 रुपए किलो वाली चाय खरीद के लाया। दो तरह की चाय खरीदी, 120 रुपए किलो वाली असम टी और दार्जिलिंग टी, दो तरह की चाय खरीदी हार्दिक ने। अब इन दोनों तरह की चाय को वो किस हिसाब से मिलाए, हार्दिक की समस्या देखो जिंदगी की, दोनों तरह की चाय को किस हिसाब से मिलाए, किस हिसाब से कि 120 रुपए किलो वाली कितने किलो मिला डाले, 130 रुपए किलो वाली कितने किलो डाले, ये सवाल है उसका। मतलब किस हिसाब से वो दोनों तरह की चाय को मिलाए, ताकि जब वो चाय को बेचे, तो चाय को जब वो 136 रुपए 40 पैसे में बेचे और उसे 10% का फायदा हो, ठीक है, तो किस हिसाब से मिलाए। तो मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक प्रकार की जो चाय है उसे लिखो, जो दूसरे प्रकार की चाय है बेटा उसे लिखो, और बीच में किसे डालना है, बीच में डालना है क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य को। अगर 136 रुपए 40 पैसे में वो बेचता है, 10% का मुनाफा होता है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जितने रुपए में बेचता है उसमें करो 100 से गुणा, और बट्टे में डाल दो जितने परसेंट का फायदा, 10% का फायदा, तो 100 में 10 को जोड़ के बेटा नीचे डाल दो, बट्टे में क्या डाल दो, 100 में 10 को जोड़ के नीचे डाल दो, 110। अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो पॉइंट हटाते ही 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ऊपर के जीरो से नीचे का जीरो कट गया, 11 एकम 11, 11 से 13 काटेंगे, 11 एकम 11, 2 बचा 26, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, तो 124 रुपया हो गया। यहां डालो बेटा 124 रुपया, 130 124 में 6 का अंतर, 120 124 में 4 का, 3:2, 3:2, सी इसका आंसर हो जाएगा। सी देखो अब आ रहे हैं ना, लाइन लगाए, तुम्हें डांट दो तुम्हें तब सही चलते तो। अब समझ गया मैं कैसे पढ़ाना है तुम्हें, रोज एक दवाई दे दिया करूंगा, ठीक है, रोज टॉनिक का एक ढक्कन। ये क्वेश्चन अलग है। चलो अब मेरे दोस्तों, ये दो क्वेश्चन लेकर आया था मैं, पहले इन्हें और करा दूं, ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप वाले चैप्टर में और कराने थे मुझे, इन्हें और करा देता हूं थोड़ा। अब जो आज का मिक्सर वाला था उसकी 2 टाइप करा दिए मैंने, ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, ये दोनों टाइप ही हैं, ये टाइप 1 के क्वेश्चन है, ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। ठीक है, 2 टाइप करा दिए मैंने, बाकी के टाइप इस चैप्टर की कराऊंगा आगे। 2 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं इसके मिक्सर वाले, ये पार्टनरशिप के, और ये मैं चाहता हूं आप करो क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूं, तो एक बार रिवीजन करो आप, ठीक है। हाँ एक बार मैं लिख देता हूं, अच्छा कंफ्यूज हो रहे हो आप, कोई नहीं बताता, रुको बेटा, फिर देखो यहां बताता हूं ना, यहां बताता हूं, ठीक है। देखो ऐसा होता है बेटा, सीपी बराबर होता है एसपी गुणा 100 डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है।
और अगर आपको लगता है कि गुरुजी ये फॉर्मूला तो मैं जिंदगी में नहीं याद रख पाऊंगा, ठीक है, तो मैं कहो तो मैं ट्रिक बता दूं। ट्रिक, अगर ट्रिक जाननी है सीपी निकालने की ट्रिक, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो ट्रिक ये है कि जो भी बेचने वाली कीमत है उसे लिखो, बट्टे में जितने भी परसेंट का फायदा दिख रहा है उसे 100 में जोड़ के लिखो और 100 से कर दो गुणा। तो ये सूत्र की कोई जरूरत नहीं है, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। मतलब जो भी विक्रय मूल्य है उसमें जितने भी परसेंट का लाभ या हानि हुई है, लाभ हुआ है 100 में जोड़ दो, हानि हुई है 100 में घटा दो। तो इसको डिवाइड करना है, जितने परसेंट का लाभ हानि है उसे नीचे गुणा 100 से, बस। देखो ये वाला क्वेश्चन बेटा करना एक बार। देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जितना पैसा बाजार में लगाते हो, जितने समय के लिए लगाते हो, उन दोनों की गुणा कर दो तो लाभ होता है, ठीक है। तो समय निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी लाभ है उसमें जो भी पैसा लगाया उससे भाग लगा दो। अब कह रहा है एबीसी करके 3 व्यक्ति हैं, एबीसी करके 3 व्यक्ति हैं और ये तीनों व्यक्ति 5, 6, 8 के अनुपात में पैसा लगाते हैं और उन्हें फायदा होता है 5, 3, 12 के अनुपात में, ठीक है। तो प्रॉफिट ऊपर आता है, इसलिए 5, 3, 12 क्या है, लाभ, 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 इसलिए इनको 5, 3, 12 को रखेंगे ऊपर। और नीचे कैसे डालेंगे, नीचे डालेंगे सी, सी, सी मतलब कैपिटल, पूंजी, सी मतलब कैपिटल, पूंजी, पी मतलब लाभ, प्रॉफिट, और टी का मतलब समय होता है, पता ही आपको समय कहते हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, पूंजी, पूंजी क्या दिया 5, 6, 8, तो नीचे आ जाएगा 5, 6, 8, ठीक है जी। अब इसे सॉल्व कर लो, 5 से 5 गया 1, 3/6 होता है 1/2, 12/8 होता है 4/3, तो ये नीचे आ गया 2, नीचे आ गया 3। अगर मैं इस 2 और 3 की गुणा करके 6 की गुणा तीनों जगह कर दूं ऐसे, तो 1 की गुणा 6 में करेंगे 6, 2 से 6 आएगा 3, 3 से 6 2, ये हो जाएगा 8, 6, 3, 8, ठीक है जी। समय पूछ रहा है ना, 5/5 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, 12/8 हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 3/6 दैट इज 1/2 और ये हो जाएगा 4/3। और अगर मैं यहां पर 3 और 2 6, 6 की गुणा कर दूं तीनों में, ठीक है, 6, 3, 8, पांच 6, 8 के अनुपात में उन्होंने अपनी पूंजी निवेश की, तो पूंजी आ गया 5, 6, 8, और जो उनका लाभ हुआ है और उन्होंने 5, 3, 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया है, ठीक है। तो पूंजी किस अवधि के अनुपात में निवेश की है, यहां मैंने गड़बड़ कर दी ना। 4 से 12 को काटेंगे बेटा 3 बार, 4 से 8 को काटेंगे 2 बार, ठीक है। तो मैं पूरा ही लिखता हूं, 5 से 5 1, 1/2, 4 से 12 3 बार, 4 से 8 2 बार, 2 की गुणा अगर मैं तीनों जगह कर दूं ऐसे, तो 1, 1, 3, ठीक है जी। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए, कि ये जो 5, 3, 12 है ये ऊपर आ गया, नीचे क्या आएगा 5, 6, 8, 5 से 5 काटेंगे 1, 3 से 6 1/2, 12/8, 4 से 12 3 बार, 4 से 8 2 बार। अब ये जो 2 और 2 है, 2 की गुणा सब में कर दो, 1 गुणा 2 2, 2 से 2 कट गया 1 बार, 2 गुणा 2 कट गया 3 बचा, 2 1 3 आएगा। ऐसे एक क्वेश्चन ये है, एबीसी ने एक व्यापार में 3, 4, 8 के अनुपात में पैसा लगाया और समय अवधि के अंत में उसे इतना फायदा हुआ, तो समय बताओ। तो समय निकालने के लिए जैसे यहां किया था ना आपने, टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड में सी, ऐसे यहां करो। प्रॉफिट कितना दिया है, 235 का प्रॉफिट दिया है और जो पैसा लगाया है उन्होंने 3, 4, 8 के अनुपात में पैसा लगाया इसे, ठीक है। तो समय का अनुपात पूछ रहा है, 2, 3, 5 ऊपर आएगा, 3, 4, 8 ये नीचे आ जाएगा। अब आपने सिंपल देखोगे, तीनों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए, तो वो कितनी है मेरे भाई, 24 है। तो 24 की गुणा तीनों फ्रैक्शन में कर दो, 3 से 24 8 बार, 2 8 16, 4 से 24 6 बार, 6 3 18, 8 से 24 3 बार, 5 3 15, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 16, 18, 15। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो पॉइंट बस इतना सा है, 2 क्वेश्चन मैंने एक पैटर्न पे कराए हैं कि टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जिन क्वेश्चंस के ऊपर मैं ये स्टार बना दिया करूँ ना, समझ लो कि वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, जो क्योंकि एग्जाम हम जो पढ़ाते हैं ना क्लास में, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से ज्यादा लेवल के पढ़ाते हैं, ठीक है, पर ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है जो 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस पे मैंने स्टार बना दिया, इसकी प्रैक्टिस कर लेना पहले और दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। चलो अब जो मैंने शुरुआत में 2 क्वेश्चन कराए जो थोड़े मॉडरेट किस्म के आपको लगे एक क्वेश्चन बनाने के मामले में, आप एक बार उन दोनों क्वेश्चन को दोबारा से देखना, पीडीएफ में वीडियो को रिपीट करके भी देखना। अगर स्टिल समझ में नहीं आता है तो आप बस इतना कमेंट छोड़ देना कि सर वो कल की क्लास में दोबारा बता दो, मैं दोबारा उनकी इक्वेशन बना दूंगा, ठीक है जी। 24 से क्यों काटे ये नहीं समझ में आया। 24 से इसलिए काटे क्योंकि ये आया 2/3। ये कितने बज रहे हैं जी, देखना टाइम 55 हुई, तो ठीक है, अभी तो बता दूंगा फिर। 2/3, 3/4, 5/8 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आंसर तो एक्चुअली आंसर तो यही है, पर ये चीज जो है वो कहीं दिख नहीं रही ना ऑप्शन में, तो मुझे इन तीनों को रूप बदलकर ऐसा बनाना है। तो इन फ्रैक्शंस, जब फ्रैक्शंस रेशो में होती हैं, मतलब जो फ्रैक्शंस हैं भिन्न हैं, जब ये अनुपात में होती हैं, तो इनको इन संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में बदलने के लिए गणित में एक तरीका होता है, ठीक है। वो तरीका क्या होता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या सोचो जो इन तीनों से कट जाए, वो 24 है, तो 24 की गुणा तीनों जगह कर दो ऐसे, और फिर सॉल्व कर लो। 3 से 24 8 बार, 8 दूनी 16, 4 से 24 6 बार, 3 छिक्के 18, 8 से 24 3 बार, 5 तिया 15, तो ये बनता है 16, 18, 15, ऐसे बनाए, ठीक है जी। एक सेकंड रुकना यार, एक अभी क्लास किसकी है इसमें मेरे बाद। तो एक बार बेटा मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी क्या है ना, सर आ चुके हैं, वो बाहर खड़े हुए हैं, तो वो क्लास हमें छोड़नी होती है, 50 के बाद ही है टाइम छोड़ने का, वो 55 तक हम खींच देते हैं। हाँ जी, एलसीएम बोलो भैया, एलसीएम जब पढ़ाएंगे तब बोल देंगे एलसीएम, अभी एलसीएम समझ में नहीं आएगा ना लोगों को, बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं, तो इसलिए मैंने ये कहा छोटी से छोटी संख्या सोचो जो कट जाए, उसका मतलब एलसीएम ही होता है। ये एक बार ट्राई करना खुद से, ठीक है। और इस क्वेश्चन के आपके पेपर में आने के चांसेस 5% से ज्यादा नहीं है, मैंने जानबूझ के कराया थोड़ा सा लेवल ऊपर, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको एसआई में दिखते हैं, कांस्टेबल लेवल पे कम दिखते हैं, वो करा इसलिए दिया उन्होंने कि थोड़ा सा आपको एक्सपोजर मिले नॉलेज का। तो बिखरा मत करा करो, कुछ क्वेश्चन में तुम्हारे एग्जाम से ज्यादा लेवल के कराता हूं, ठीक है, तो उसको पेशेंस रखा करो उसमें, ठीक है। कल मिलते हैं, कल तो है नहीं, देखते हैं कल अगर पॉसिबल हुआ तो कल क्लास ले लूंगा, लगवा लूंगा इवेंट, शाम तक पता चल जाएगी आपको, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।